ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की जॉय से। उसके माता पिता एक कमरे में जोर जोर से झगड़ रहे होते हैं। इस हंगामे से परेशान जॉय जमीन पर चलने की बजाय अलमारी और शेल्फ के सहारे रेंगते हुए किचन की खिड़की तक जाती है और वहीं चुपचाप बैठ जाती है। वो खिड़की पर देर तक बैठी रहती है, जैसे वहां से बाहर की दुनिया ही उसकी सुकून की जगह हो। कट्टू 20 साल बाद। अब जॉय बड़ी हो चुकी है। उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वो एक कंपनी में क्लीनर के तौर पर काम करती है और ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों की सफाई करना उसका रोज का काम है। आज वो थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन किसी तरह अपने काम पर पहुंच जाती है। उसके साथ उसका छोटा भाई माइकल भी होता है। माइकल थोड़ा अलग है, उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जॉय उसके बिना कहीं नहीं जाती। जॉय पहले एक स्पेशल फोर्सेस की ट्रेंड सोल्जर थी, लेकिन माता पिता की मौत के बाद माइकल की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मजबूरी में उसे फोर्सेस छोड़नी पड़ी और अब वो खतरनाक ऊंचाइयों पर सफाई का काम करती है। आज वो जिस बिल्डिंग में आई है वो इलाके की सबसे ऊंची और हाईटेक इमारतों में से एक है। वो माइकल को बिल्डिंग के रिसेप्शन एरिया में बैठा कर ऊपर चली जाती है। टॉप फ्लोर पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि यहाँ के वर्कर्स अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा खुद ही सुनिश्चित करनी होगी। जॉय एक लिफ्ट जैसी डेक पर चढ़ती है जो बिल्डिंग के बाहरी हिस्से की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। थोड़ी देर बाद उसका एक कोवर्कर भी वहां आ जाता है। दोनों साथ काम करने लगते हैं। कुछ समय बाद उसका कोवर्कर सफाई खत्म कर ऊपर चला जाता है और जॉय अकेली रह जाती है। यहीं पर कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। इस बिल्डिंग में आज एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का एनुअल इवेंट होने जा रहा है। ये कंपनी लंदन में कई प्रकार से एनर्जी जनरेट करती है और इस समारोह में उनके टॉप सीईओ और निवेशक शामिल हैं। हॉल को खास अंदाज में सजाया गया है और वहां कुछ सुंदर सी परफ्यूम की बोतलें भी रखी गई हैं, जो कहानी में आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उधर जॉय भी अब अपना सफाई का काम पूरा कर चुकी होती है। वो टेक्निकल स्टाफ को खबर देती है कि उसका काम खत्म हो चुका है। टेक्नीशियन उसे ऊपर खींचने की बात कहते हैं और वो उनकी बात मान लेती है। वो डेक पर खड़ी हो जाती है और अपनी सेफ्टी रोप खुद निकाल देती है। अब डेक ऊपर की ओर बढ़ता है। जॉय अब इतनी ऊंचाई पर होती है कि जब उसके हाथ से एक फोम में पानी गिरता है, वो नीचे चल रहे एक व्यक्ति से टकरा जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे तुरंत मेडिकल रेस्क्यू देना पड़ता है। इस बीच बिल्डिंग के अंदर कुछ रहस्यमय लोग घुस आते हैं। उन्होंने मास्क पहने होते हैं और देखने में वे कंपनी के कर्मचारी लगते हैं, क्योंकि उनके मास्क पर कंपनी का लोगो बना होता है। लोग उन्हें सामान्य समझकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन तभी माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मास्क पहने ये लोग अचानक कंपनी के मुख्य ऑपरेटिंग सेंटर में घुसते हैं और वहां मौजूद असली स्टाफ को बेरमी से मार डालते हैं। अब वे खुद सिस्टम को कंट्रोल करने लगते हैं। उसी समय जॉय की लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी उसका सामना एक डेड बॉडी से हो जाता है, जिसकी वजह से डेक बीच में ही रुक जाता है। अब जॉय एक खतरनाक स्थिति में फंस जाती है। वो ना ऊपर जा सकती है ना नीचे, और उसकी सेफ्टी रोप पहले ही हट चुकी है। वो ऊंचाई पर फंसी हुई है, लेकिन खिड़की से अंदर का हर सीन साफ देख पा रही है, मगर कुछ कर नहीं सकती। अंदर मास्क पहने लोग अपने मुंह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं। उसी क्षण हॉल में रखी परफ्यूम की बोतलों से एक रहस्यमयी गैस निकलने लगती है। देखते ही देखते हॉल में मौजूद सारे लोग बेहोश होने लगते हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहोश हो जाते हैं। केवल मास्क पहने हुए लोग ही बचे रहते हैं। उधर माइकल, जो रिसेप्शन में था, अब उस फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां जॉय सफाई कर रही थी। वो अपनी बहन की मदद करना चाहता है, लेकिन हर तरफ गैस फैल चुकी है। वो किसी तरह दौड़ता हुआ एक कमरे में छिप जाता है ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। अब बिल्डिंग का पूरा कंट्रोल मास्क पहने लोगों के हाथ में है। वे अब कंपनी के सभी सीईओ और बड़े शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें स्पेशल एयर फिल्टर मास्क देते हैं ताकि वे बेहोश न हो। कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां बिल्डिंग के अंदर मास्क पहने लोगों की असली पहचान सामने आने लगती है। जब कंपनी के सीईओ और बाकी बचे शेयर होल्डर्स को होश आता है और उन्हें सांस लेने के लिए मास्क दिए जाते हैं, तो बातचीत शुरू होती है। अब पता चलता है कि ये मास्क पहने लोग किसी आतंकी संगठन के नहीं, बल्कि पर्यावरण के पक्ष में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं। उनका मानना है कि ये एनर्जी कंपनी लोगों से झूठ बोल रही है। ये एनर्जी तो बनाती है, लेकिन इसके चलते टॉक्सिक वेस्ट इतनी भारी मात्रा में निकलता है कि आसपास के पूरे इकोसिस्टम को खतरा हो गया है। कई जानवर मर चुके हैं और इस कंपनी के आसपास रहने वाले इंसानों की सेहत पर भी गंभीर असर पड़ा है। इनका मकसद था कि कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाए, इसलिए उन्होंने ये सारा हाईजैक प्लान बनाया ताकि सबूत इकट्ठा करके लाइव टेलीकास्ट में शेयर किया जा सके।
लेकिन अब एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। कंपनी के दोनों सीईओ, जो असल में दो भाई हैं, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि संसद के सदस्य यानी पार्लियामेंटेरियन भी है। ये दोनों भाई अपने राजनीतिक रसूख और दौलत की ताकत से इस टॉक्सिक कंपनी को सालों से चला रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। अब मास्क पहने लोग इन सभी अधिकारियों से उनके डिजिटल अकाउंट्स के पासवर्ड मांगते हैं ताकि कंपनी से जुड़ी सीक्रेट फाइलें पब्लिक की जा सके। साथ ही वे इन लोगों से वीडियो कबूलनामे भी लेना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे थे। सुनने में ये मांगे सही लगती है, लेकिन इनका तरीका अब हिंसक होता जा रहा है। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इन एक्टिविस्ट में से एक, नोवा नाम का व्यक्ति, अचानक अपनी टीम के आदेश के खिलाफ जाकर कंपनी की एक सीईओ को गोली मार देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सच्चाई उजागर करना था, न कि हत्या करना। उनका लीडर मार्कस नोवा से जवाब मांगता है, लेकिन नोवा कोई साफ जवाब नहीं देता। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर जॉय, जो अभी भी एक खतरनाक ऊंचाई पर खिड़की से लटकी हुई है, ये सब कुछ देख रही होती है। वो खिड़की पर एसओएस का साइन बनाती है ताकि नीचे की सड़क पर कोई पुलिसकर्मी या आम आदमी देख सके। सौभाग्य से बिल्डिंग के बाहर खड़े एक मास्कधारी को यह सिग्नल दिख जाता है और वह जाकर मार्कस को इसकी जानकारी देता है। मार्कस तुरंत नोवा को आदेश देता है कि वह जाकर जॉय को चुप कराए, जिससे उसकी जान को खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय दूसरा पार्लियामेंटेरियन भागने की कोशिश करता है, जिसे मार्कस पकड़ लेता है। जब नोवा को पता चलता है कि एक और नेता भाग रहा था, वो मौके पर पहुंचता है और तब कहानी पूरी तरह पलट जाती है। नोवा अब अपना असली मकसद उजागर करता है। वो सिर्फ कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के खिलाफ है। वो एंटीमन सोच रखता है और मानता है कि धरती को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है इंसानों की जनसंख्या को कम करना। वो चाहता है कि ये पूरी घटना हिंसा के साथ खत्म हो ताकि लोगों में डर बैठे। इसलिए वो अपने ही लीडर मार्कस को गोली मार देता है। मार्कस उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और नोवा साफ कहता है कि उसके लिए ये केवल एक मिशन नहीं, एक क्लीन अप है, मानवता का क्लीन अप। कुछ मास्कधारी जो अब तक मार्कस के साथ थे, नोवा की सोच से सहमत हो जाते हैं और बचे हुए मास्कधारियों को भी मार डालते हैं। अब बिल्डिंग में नोवा का कंट्रोल पूरी तरह हो जाता है। अब नोवा जॉय की ओर बढ़ता है। वो खिड़की के अंदर खड़ा है और जॉय अभी भी बाहर लटकी हुई है। जॉय को अब एक ही मौका दिखता है। वो किसी तरह मार्कस की लाश से एक गन निकालती है और नोवा पर तान देती है, लेकिन नोवा शांत रहता है। वो बताता है कि उसने पहले ही जॉय की मिलिट्री फाइल पढ़ी है और जानता है कि जॉय निर्दोष लोगों को गोली नहीं मार सकती। इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर जॉय ने उसे गोली मारी तो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने हर बेहोश पड़े व्यक्ति के शरीर पर टाइम बम फिट कर दिया है। इसके साथ ही वो एक बेहोश महिला के सिर पर गन तान देता है और माइकल को भी मारने की धमकी देता है। अब जॉय के पास कोई रास्ता नहीं बचता। नोवा उसे मजबूर करता है कि वो अपनी गन नीचे की ओर झुकाए और सड़क पर चल रहे लोगों पर 7 गोलियां चलाए। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच चुकी होती है। वे जॉय द्वारा बनाए गए एसओएस साइन को देखकर पहले ही वहां पहुंचने लगे थे, लेकिन जब वे जॉय को गोली चलाते हुए देखते हैं तो उसे आतंकी समझ बैठते हैं। स्नाइपर उसे टारगेट पर ले लेता है, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो जॉय को पहचानती है, गोली चलाने से मना करती है। वो जानती है कि जॉय एक्स मिलिट्री अफसर है और ऐसा कुछ बिना मजबूरी के नहीं करेगी, लेकिन बाकी अधिकारी उस पर दबाव डालते हैं कि फायरिंग करो। इस बीच जॉय मार्कस की लाश से उसका फोन निकालती है और पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करती है। कॉल सीधे उस सीनियर अफसर को ट्रांसफर होती है। जॉय पूरी सिचुएशन समझाती है कि अंदर क्या चल रहा है, कितनी जानें खतरे में है और असली आतंकवादी कौन है। बिल्डिंग में किडनैप किए गए सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स के कबूलनामे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जिन्हें लाइव न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को नोवा की असली पहचान और उसके एंटी ह्यूमन एजेंडा की जानकारी मिलती है, वे उसकी तस्वीरें और डिटेल्स भी मीडिया पर जारी कर देते हैं। कहानी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ती है। ऑपरेटिंग रूम में बैठी जी, जो अब तक नोवा की असली मंशा से अनजान थी, जब न्यूज चैनलों पर रिपोर्ट देखती है तो उसे एहसास होता है कि नोवा दरअसल क्या करने जा रहा है। वो फौरन उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। जैसे ही कॉल ट्रांसफर होती है, नोवा धमकी देता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसकी कलाई पर बंधा एक स्पेशल बैंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और पूरे बिल्डिंग में बेहोश लोगों पर लगाए गए बम्स फट जाएंगे। उधर पुलिस अब बिल्डिंग में सीक्रेट तरीके से घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा ने पहले ही बिल्डिंग के हर कोने में कैमरे लगवा रखे हैं।
जैसे ही उसे पुलिस की मूवमेंट का पता चलता है, वो तुरंत उस वैन को ब्लास्ट कर देता है जिसमें पुलिस की टीम आई थी। ये धमाका लाइव न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है और रिपोर्ट्स में कहा जाने लगता है कि आतंकवादियों की कोई डिमांड ही नहीं है, जिससे सरकार और मीडिया दोनों ही उलझन में आ जाते हैं। अब नोवा जॉय को बातों में उलझाते हुए बिल्डिंग के अंदर एक और धमाका करने की तैयारी करता है। वो एक और एक्सप्लोसिव नीचे भेजता है, लेकिन पुलिस की सीनियर ऑफिसर जॉय को समय रहते वार्निंग दे देती है। जॉय तुरंत डेक को छोड़ खिड़की के किनारे पर खिसक जाती है और कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिससे डेक पूरी तरह टूटकर नीचे गिर जाता है। सभी को लगता है कि जॉय मर चुकी है, लेकिन असल में वो खिड़की से लटकी होती है। उसका भाई माइकल और एक पुलिस ऑफिसर मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं। अब नोवा को भी पता चल जाता है कि जॉय बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुकी है। उसने अब तक सभी किडनैप लोगों से उनके कबूलनामे रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन अब उसे सुरक्षित निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए। मगर वो किसी तरह की बातचीत या नेगोशिएशन में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वो अपनी पूरी टीम को जॉय को खत्म करने के लिए भेज देता है, जो ये साफ करता है कि उसके पास बिल्डिंग से भागने का कोई सीक्रेट प्लान है और वो यहां से सिर्फ लाशें छोड़कर निकलना चाहता है। जॉय अब खुद को एक कोने में छिपा लेती है। जैसे ही नोवा की टीम वहां पहुंचती है, वो उन पर भारी पड़ती है। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और फुर्ती की मदद से वो नोवा की टीम के कई सदस्यों को खत्म कर देती है। इसी दौरान नोवा एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह अपने असली इरादों का खुलासा करता है। उसका मानना है कि इंसान खुद इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वीडियो वो ऑपरेटिंग रूम में बैठी जी को भेजता है। वीडियो देखने के बाद जी को एहसास होता है कि नोवा पूरी तरह मानसिक रूप से अस्थिर है और अब बिल्डिंग में मौजूद हर किसी की जान खतरे में है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा की टीम उसे मार देती है। जॉय अब ऑपरेटिंग रूम तक पहुंच जाती है और वहां मौजूद आखिरी शूटर को मार गिराती है। इसके बाद वो और माइकल मिलकर बिल्डिंग के सारे डाटा और रिकॉर्ड्स को एक चिप में सेव कर लेते हैं। फिर जॉय जानबूझकर नोवा को उकसाती है ताकि वो खुद उसे पकड़ने आए और बिल्डिंग से बाहर जाकर धमाका ना कर सके। जॉय पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वो एक एक्स मिलिट्री सोल्जर है और उसका फर्ज है कि वो सभी बंधकों को सुरक्षित निकाले। वो माइकल को एक लिफ्ट के जरिए नीचे भेज देती है ताकि वो बिल्डिंग से बाहर निकल सके। अब शुरू होती है अंतिम टक्कर। नोवा खुद जॉय को ढूंढते हुए बिल्डिंग के अंदर आता है। जॉय चुपचाप उसके साथियों को खत्म करती जाती है, लेकिन नोवा को नहीं मारती, क्योंकि वह जानती है कि नोवा की कलाई पर बंधा ट्रिगर बैंड अगर एक्टिव हुआ तो सारे बम फट जाएंगे। जॉय उसे हराने के लिए उससे आमने सामने की लड़ाई शुरू करती है। दोनों के बीच लंबी और खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के दौरान नोवा एक खिड़की से टकराता है, जिससे कांच टूट जाता है और वह नीचे लटक जाता है। नोवा आखिरी बार जॉय को चेतावनी देता है कि अगर उसे गिराया गया तो उसके मरते ही बम्स ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन तभी जॉय उसे अपना हाथ दिखाती है। उसके हाथ में अब वही ट्रिगर बैंड होता है। यह देख नोवा चौंक जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर सके, जॉय उसे नीचे गिरा देती है। अब खतरा खत्म हो चुका होता है, क्योंकि बम्स का कंट्रोलिंग डिवाइस जॉय के पास होता है। वो पुलिस को बिल्डिंग टेक ओवर करने का ग्रीन सिग्नल देती है। पुलिस टीम बिल्डिंग में घुसती है और बाकी बचे आतंकवादियों को खत्म कर देती है। नोवा की मौत के साथ ही साजिश का अंत हो जाता है। फिर जॉय नीचे आती है, जहां पुलिस ऑफिसर उसकी बहादुरी की सराहना करती है। सभी न्यूज चैनलों पर उसकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ हो रही होती है, लेकिन जॉय की नजर सिर्फ अपने भाई माइकल को ढूंढने पर होती है। वो चारों तरफ देखती है और कुछ पल बाद उसे रिसेप्शन एरिया में माइकल एक सोफे पर बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में वह चिप होती है जिसमें सारे सबूत सेव किए गए थे। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। एक बहन की बहादुरी, एक भाई की मासूमियत और एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का साहस।